मंचस्थ और मंच के सामने बैठे हुए सारे योद्धाओं को मेरा प्रणाम। साथ ही मातृशक्ति को विशेष प्रणाम कि ऐसी दुरूह परिस्थितियों में, जबकि बहुत कम समय में तय की गई थी बैठक, बहुत सारी मातृशक्ति हमारे बीच में आई और यहाँ विराजमान है। उसके साथ ही साथ सेना के जो भी पूर्व अधिकारी हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी यहाँ पर आने का हुआ। ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है और मैं उनके नाम का उल्लेख इसलिए भी करूंगा बाकी नामों के साथ, जैसे कि कर्नल पीटी जयराज जी कोयम्बटूर से आए, जैसे कि कर्नल अविनाश देवघरे जी पुणे से आए, पुणे से एक दूसरे अधिकारी कर्नल लक्ष्मीकांत देसाई जी आए, ऐसे ही हमारे बीच में कर्नल नंदकिशोर ढाका जी भी आए, कर्नल श्रीनिवास राव सर आए, ऐसे मेजर डॉक्टर पंकज पहाड़िया जी भी हम लोग के बीच में यहाँ आए। तो ऐसे में हमें ये कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि भारतीय सेना में काम करने के बाद आज भी वो एक योद्धा के रूप में भारत तिब्बत समन्वय संघ में योगदान कर रहे हैं। ऐसे सारे वीर महापुरुष जो हमारे बीच में हैं सेना के, उनको और मातृशक्तियों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आयोजन समिति के रूप में पूरे मध्य क्षेत्र से आए हुए लोगों को भी मैं प्रणाम करता हूं और इस पूरे संबोधन के पहले मैं क्षमा मांगता हूं कि जिस कार्यक्रम में मेरा रहना अनिवार्य और अपरिहार्य था, जिस बैठक में मेरा रहना अनिवार्य और अपरिहार्य था, मैं बहुत सारी विसंगतियों की वजह से नहीं आ पाया, लेकिन मेरा मन वही है। आज आप देख रहे हैं तन भले मेरा लखनऊ में है, मेरा मन वही है और मैं रात भर इसीलिए जगता रहा कि मुझे कुछ सूचनाएं मिलती रहें, चाहे व्यवस्था संबंधी या अन्य कोई भी किसी को कोई सहायता की आवश्यकता है तो भी मैं जगता ही रहा। तेजस जी इसके बड़े उदाहरण हैं। हमारे बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देहरादून से जुड़े हुए हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं, उनका भी अभिवादन करता हूं। संगठन की जब रचना हुई आज से 2-2.5 वर्ष पहले, और जब ये कल्पना आई कि देश में बहुत सारे संगठन ऐसे हैं, उसके बावजूद एक नए संगठन की आवश्यकता क्यों पड़े, तो उसी समय हमने तय किया था कि जो चीजों को लेकर, जिन उद्देश्यों की पूर्ति को लेकर उन संगठनों की रचना हुई, वो सारे संगठन शायद उस उद्देश्य की पूर्ति की दिशा में कार्य नहीं कर रहे हैं। और हम लोग का ये चिंतन इस प्रकार से प्रस्फुटित हुआ कि हम लोग मिलकर एक नए संगठन की रचना करें और संघ रूप आए, संघ स्वरूप आए। हम सब मिलकर समानांतर एक दूसरे के सहयोग से, संवाद से और समन्वय का कार्य कर सके, इस नाते एक नए संगठन की रचना हो। और आपको जानकर गौरव की उपलब्धि होगी कि पूरी दुनिया में तिब्बतियों के लिए काम करने वाला सबसे तेजी से बढ़ता हुआ संगठन नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा संगठन हो गया। ये हम सब लोग के लिए गौरव का विषय है। और हमारी यह आयु कितनी है संगठन की? 2.25 वर्ष, अभी 2.5 वर्ष भी नहीं हुए, 2.25 वर्ष। 14 जनवरी 2021 को संगठन की औपचारिक रूप से घोषणा हुई थी। शंकर भगवान जी को साक्षी मानकर हम लोगों ने संगठन की शुरुआत की थी। कोरोना चरम पर था और इस नाते हम लोग जहां जहां भी थे, वहां वहां से शंकर जी के मंदिर में जाकर अपने लोगों को समर्पित करते हुए भगवान शंकर से कहा, भगवान शंकर जी, संगठन की रचना हो रही है, तिब्बत की मुक्ति करानी है, चीन से लड़ना है, आपके मूल स्थान को भी हमें स्वतंत्र कराना है, आपकी शक्ति, आपका आशीष हमें चाहिए। और भारत तिब्बत समन्वय संघ चल निकला, चल ही नहीं निकला, दौड़ पड़ा। और ये राष्ट्रीय कोर परिषद की जो बैठक है, आप ये मान लीजिए, जब हम कभी कहते हैं कि लघु भारत के दर्शन हो रहे हैं, तो पूरे देश के चुने हुए प्रतिनिधि यहाँ पर आए हुए हैं और कोर परिषद जो तय करता है वही गाइडलाइंस बाद में पूरा संगठन उसको लेकर चलता है। 2023 इस वर्ष ये बड़ा ऐतिहासिक वर्ष है। इस वर्ष आप लोग जो तय करेंगे, वहां बैठकर बहुत सारी चीजों पर चर्चा होनी है, संगठन को लेकर चर्चा होनी है।
संगठन में आने वाले कम से कम 5 प्रस्तावों पर चर्चा होनी है। तो जो आप चर्चा करके तय करेंगे वही आगे हमारे लिए कार्य रीति के रूप में कार्य करने के लिए दिशा दिखाने का कार्य होगा। तो ऐसे में मेरा अनुरोध यही है कि संगठन अगर सबल होगा और सबल हो और सशक्त हो, तभी हमारे लाए गए प्रस्तावों की प्रतिपूर्ति में हम अच्छे से लग सकेंगे और परिणाम दे सकेंगे। जितने भी लोग बैठे हैं, चाहे आयोजनकर्ता के रूप में, चाहे वो प्रतिनिधि के रूप में, मैं सबसे ये आग्रह करना चाहता हूं, 24 घंटे में संकल्प लेकर जाइए। यहां से प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा आप संगठन को देंगे। प्रतिदिन 1 घंटा, वो समय कोई भी हो सकता है। रात को 11 बजे आप निश्चिंत हुए सारे कामों से मुक्त होने के बाद आपको लगता है संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति में आपका योगदान क्या हो सकता है, रात में 11 बजे आप खुद तय कर लीजिए और वो काम कर डालिए। विविध क्षेत्र है, विविध प्रभाग है, विविध विभाग हैं, उनमें हम क्या कर सकते हैं वो काम कर डालिए। लेकिन यहां से जाने के बाद प्रतिदिन 1 घंटा यहाँ के आए हुए प्रतिनिधियों और यहां आए हुए आयोजनकर्ताओं से मेरा आग्रह है कि प्रतिदिन 1 घंटा, और यह घंटा बढ़ना है। भविष्य में इसी योगदान के आधार पर हमने लिखा ना, ये जप है, इस जप से लेकर अगले तप तक ये 1 घंटा चलेगा, और तप के बाद उसके बाद आपको ये 1 घंटे का समय बढ़ाना है। कहते हैं ना कि कलयुग है, कलयुग में नाम जपने से बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो जप के लिए कहा गया कि उसका वास्तव में महात्म कितना अद्भुत है। हम इसी जप को लेकर चल रहे हैं। इसी जप में 5 प्रस्तावों पर चर्चा होनी है। और कहते हैं ना जो कि किसी भी विषय को लेकर जिद कर लेने की बात, हमें अपना गौरवशाली इतिहास अगर याद ना भी आए तो आज के समय में जरा इजरायलियों का इतिहास जरूर याद करिएगा। देश छिन जाने के बाद भी 50 वर्ष तक वो एक नदी किनारे बैठकर, और यरूशलेम जिस तरफ था उस तरफ बैठकर रोते थे। संकल्प लिया कोई भी हम मनोरंजन का काम नहीं करेंगे, संकल्प लिया कि कोई भी ऐसा उत्सव नहीं मनाएंगे, संकल्प लिया कि हमारे जीवन की मौज मस्ती खत्म हो चुकी है, संकल्प लिया कि हम विरह में दिन गुजारेंगे। लेकिन सबसे बड़ा संकल्प क्या था कि हम अपने देश की पुनर्प्राप्ति के लिए तन मन धन सबसे अर्पित हो जाएंगे। परिणाम क्या निकला? उन्होंने अपने देश को वापस प्राप्त कर लिया, और देश को प्राप्त करने के बाद 7 मुस्लिम राष्ट्रों से घिरे होने के बावजूद आज दुनिया की वह तकनीक की शक्ति है कि भारत अगर कहता है कि हम कृषि प्रधान देश हैं, लेकिन नवीन टेक्नोलॉजी के लिए आज तक भी हमें उस पर निर्भर रहना पड़ा है। आयुध प्रणाली की नई टेक्नोलॉजी के लिए अमेरिका जैसे देश को इजराइल पर निर्भर रहना पड़ा है। तो ऐसे में हमारे संकल्प की सिद्धि कब होगी? जब उस प्रकार की जिद लेकर आना है। हमारे अभी बहुत सारे महापुरुष हैं जिनको हम आइकॉन बनाकर ये काम कर सकते हैं और कर ही रहे हैं। महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाना स्वीकार किया, लेकिन मुगलों से आजीवन लड़ते रहे। क्या वो आइकॉन नहीं हो सकते? हमारे जीवन में सब कुछ चलता है, सारे मनोरंजन के साधन हैं। मोदी जी द्वारा की गई घोषणाओं से हमें क्या सीधा लाभ मिल रहा है, उसके लिए भी हम अपना समय निकाल लेते हैं। लेकिन हम अपने देश के प्रति क्या योगदान करते हैं, इसके लिए भी वो 1 घंटा चाहिए। और जीवन में आप प्रोफेसर हैं, आप सेना के अधिकारी हैं, आप डॉक्टर हैं, आप वकील हैं, पत्रकार हैं, विद्यार्थी हैं, लेकिन जब जीवन के अंत में आंख मूंद रहे हो तो जीवन की सार्थकता के साथ हम आंख मूंद रहे हो और इस संतोष के साथ इस दुनिया से जाए, क्योंकि जाना हमें भगवान के पास है। तो इसलिए हम जाकर वहां बता सके कि हमारा जीवन सार्थक इसी लिहाज से था कि भारत तिब्बत समन्वय संघ में कार्य करते हुए हे भोले बाबा आपके मूल स्थान की मुक्ति के लिए हमने कार्य किया, और हे भारत मां हमने अपने राष्ट्र रक्षा के लिए हमने भारत तिब्बत समन्वय संघ में काम किया। ये तो जो बड़े उद्देश्य होते हैं जीवन में, लोग एक उद्देश्य लेकर चलते हैं। एक उद्देश्य क्या होता है? राष्ट्र रक्षा की बात होती है।
एक उद्देश्य ये होता है कि धर्म रक्षा की बात होती है। संगठन इतना विचित्र है कि आपको दोनों उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति के लिए अवसर दे रहा है। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है जीवन, इससे बढ़िया और सार्थक जीवन और क्या हो सकता है। ये बात अपने तक ही नहीं सीमित रखना है, बल्कि अपने परिवार में, अपने पड़ोसियों में, अपने परिजनों में, अपने मित्रों में, अपने बंधुओं में, अपने समाज में, अपनी सोसाइटी में, हर जगह इस बात को फैलाना है कि जीवन की सफलता जीवन की सार्थकता से जुड़ी हुई बात है। तो सार्थकता सिद्ध कैसे होगी कि जीवन में कुछ तो हम सार्थक कर ले जाएं, कि जीवन के आखिरी समय में हमें संतोष से नींद आ सके। जो चिर स्थायी निद्रा में अगर हमें जाना है तो निद्रा भी तभी आती है जब लगता है हमने अपने जीवन को सार्थकता से जी लिया। तो भगवान शंकर के मूल स्थान की मुक्ति दुनिया का सबसे बड़ा काम है। ये अपने मन में प्रण होना चाहिए और हम उसके लिए काम कर रहे हैं, इस बात का गौरव होना चाहिए। और ये गौरव जब आंख मूंद रहे हैं तो उस समय भी है। ये भाव तब आएगा जब आज से आप 1 घंटा प्रतिदिन देने का प्रयास करोगे। कोर कमेटी के लोग साधारण नहीं है, कोर परिषद के लोग साधारण नहीं है, आप असाधारण हो। संगठन को कैसे चलाना है इसके नीति नियंता है आप लोग। तो आप ये मानकर चलिए कि आप में कुछ विशेष है, इसीलिए राष्ट्रीय कोर परिषद के सदस्य के तौर पर, प्रतिनिधि के तौर पर वहां बैठकर संगठन की आगे की दिशा क्या होगी ये तय करने वाले लोग हैं आप। ये मन में भाव रखिए। और ये परिवार की चर्चा है। जो भी प्रस्ताव आज से कल तक आने हैं उस पर खुली चर्चा होनी चाहिए। कोई भी संगठन पल्लवित पुष्पित तभी होता है जब वास्तव में उसके अंदर आंतरिक लोकतंत्र हो। मैं इसका उल्लेख करना चाहूंगा, जैसा कि विजय मान जी ने पत्रकार की तरफ से ये टिप्पणी हुई, चेष्टा हुई और उस पर सवाल उसने उठाया कि सेना कैसे बना सकते हैं, तो उसका जवाब मिला। ऐसे ही एक प्रश्न और आया कि हम दूसरे संप्रदाय की जो बालिकाएं हैं अगर कभी विवाह चाहती हैं वो किसी हिंदू व्यक्ति से, हिंदू पुरुष से, हिंदू युवा से, तो हम क्या ये भी काम करेंगे क्या? उसके सार में जाइए। उसकी स्पष्टता इस प्रकार की है, हम कोई भी काम किसी को बाध्य करके नहीं करने वाले। अगर हमारे आदर्श में शिवाजी हैं, महाराणा प्रताप हैं, हमने शत्रु की पुत्री को भी अपनी पुत्री समझा है। बात यहां से आई थी कि भगवान शंकर के मूल स्थान की मुक्ति में जब श्रद्धेय रज्जू भैया कहा करते थे कि इसको सिर्फ और सिर्फ सनातनी समाज ही अपनी क्रांति के बल से मुक्त करा सकता है। लेकिन अब आप वर्तमान परिवेश में देखिए, अपने ही देश में, राम जी के देश में जब रामनवमी पर यात्रा निकलती है तो हम सारे, बहुत सारे लोग तब विचलित हो जाते हैं कि उस पर भी आक्रमण होता है। कैलाश मानसरोवर की मुक्ति के लिए, तिब्बत की मुक्ति के लिए हम अपने जीवन में, अपने सांगठनिक कार्यों में, अपने देश के अंदर संगठन को और मजबूत करने की दिशा में कोई भी व्यवधान नहीं चाहते, व्यवधानों को कम करना चाहते हैं। इसलिए सारे उपक्रम हमें करने हैं, सारे उपकरणों का हमें इस्तेमाल करना है। हमारा कोई काम नहीं है कि हम कोई मैरिज ब्यूरो नहीं चलाने जा रहे हैं, हमारा कोई काम नहीं है कि विवाह कराने वाली संस्था बनने जा रहे हैं। लेकिन जब समग्रता में हमको सोचना है, इस देश के निर्माण के लिए सोचना है, हिंदू समाज जो सनातनी समाज का एक बड़ा पार्ट है, बड़ा भाग है, उसके साथ सिख समाज भी है, उसके साथ जैन समाज भी है, उसके साथ बौद्ध समाज भी है, और सारे सभी की आस्थाएं कैलाश मानसरोवर से जुड़ी हुई हैं। तो ऐसे में देश के अंदर इन समाजों के समक्ष खड़ी होने वाली सारी दुरू परिस्थितियों को हमें खत्म करना है। खत्म नहीं कर पा रहे तो कम से कम करना है। वो कैसे कर सकते हैं, उसका ये उपकरण है। विषय था गृह वापसी का, घर वापसी का, और ये विषय आपको मैं यहां उल्लेख कर देना चाहता हूं उद्घाटन सत्र के अंदर ही। एक बड़े प्रतिष्ठित मुस्लिम राजनेता जिन्होंने सहर्ष और स्वेच्छा से हिंदू धर्म को स्वीकार किया, आज उनके सामने भी संकट है। और उन्होंने खुद कहा कि जब तक इस देश में रहने वाले दूसरे संप्रदाय के लोग राम जी को अपना पूर्वज ही ना माने, बल्कि राम जी की पूजा भी उसी प्रकार से करें जो सनातनी करते हैं,
तब तक इस देश में उस प्रकार का माहौल नहीं बन सकता कि तिब्बत की मुक्ति हो, चाहे कैलाश मानसरोवर की मुक्ति हो। और हम लोग का विरोध वहां भी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम लोग के बीच में है, उनको ये सारा प्रसंग मालूम है। कुछ सारे ऐसे लोग यहाँ पर संगठन के बीच में आकर संगठन में दायित्व भी लेना चाह रहे थे, बड़े पवित्र दिल से आना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को ये कहना ज्यादा गौरव वाली बात स्वीकारी कि उनको मुस्लिम ही समझा जाए, भले ही सनातनी मुस्लिम। लेकिन आप जरा कल्पना करिए कि सनातनी मुस्लिम होने के बाद भी राष्ट्र से जुड़ सकता है, लेकिन उसके आराध्य देव में राम कैसे आ सकते हैं, जबकि मुस्लिम रहते हुए उनके आराध्य तो काबा में बैठे हुए हैं। तो जब काबा में बैठे हुए आराध्य है, तो अफगानिस्तान में रहने वाला मुस्लिम भी उनका भाई है, सीरिया में रहने वाला भी मुस्लिम उनका भाई है। वसुधैव कुटुंब की अवधारणा हमारी है, लेकिन जब वो राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में जब हम देखते हैं तो राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्र प्रथम, ये बात हम ही कहते हैं। और हमारी सी भावना से ओतप्रोत होकर तिब्बतियों को भी ये बात लगती है कि अपने राष्ट्र को सर्वोपरि मानना चाहिए और इसके लिए सारे यत्न करने चाहिए। और इसलिए ये बात आई कि घर वापसी के लिए कोई भी व्यक्ति अगर कहता है कि स्वेच्छा से माना चाहते हैं, तो उसको हम इस बात के लिए स्वीकारेंगे कि हाँ, आपका स्वागत है। ये हमारे अपने उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति के लिए एक बड़ा कारण सिद्ध होगा। आप कल्पना करिए कि रामनवमी पर होने वाले हमले बंद होंगे, कल हनुमान जन्मोत्सव पर होने वाले हमलों को लेकर जो डर था वो खत्म होगा। ये भी एक छोटा सा कार्य है, वो सारे लोग को नहीं करना है, वो एक प्रभाग का गठन होगा, उस प्रभाग में जो लोग होंगे वो देखेंगे। तो उसको लेकर ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए कि आखिर इसको करने के पीछे नियति क्या है और नियत क्या है। ऐसे ही 3-4 और प्रस्ताव आएंगे, कुल मिलाकर 5 प्रस्तावों की रचना की गई है, ऐसा मुझे भी बताया गया है। उन सारे प्रस्तावों पर मैं सहमत हूं, बाकी आप लोग की चर्चा के बाद उस पर जो भी निर्णय होगा कल सबको मालूम पड़ जाएगा। लेकिन इन सबके किए जाने के लिए संगठन का बहुत ही सशक्त होना आवश्यक है। आप सामान्य नहीं हैं। राजो बहन ने कहा कि शंकर जी ने हमको चुना है, वास्तव में आप में कुछ दिव्यता है, देव गुण है, और इस नाते आपको शंकर भगवान ने साक्षात चुना है। इस बात को ध्यान रखिएगा और इस बात का गौरव होना चाहिए और इस बात की पवित्रता को बनाए रखने की भी आवश्यकता है। और इसलिए उस 1 घंटे में आपने क्या किया, ये डायरी बनाकर मेंटेन करिए कि प्रतिदिन 1 घंटे के लिए हमने क्या किया। आपको खुद गौरव की उपलब्धि होगी कि वास्तव में आपने न केवल संकल्प लिया था और उसको पूरा किया था, बल्कि आपने सार्थकता के साथ कुछ काम किया है। 20 वो सारे प्रस्ताव जो हमने पूर्व में पारित किए हैं, उसमें कई प्रस्तावों पर काम चल रहा है। क्या छूट गया है वो भी चर्चा हो जानी चाहिए इन 2 दिनों के अंदर। उसके लिए भी कार्यनीति वैसी बन जाए कि जो चीजें छूट गई हैं वो हम अब इस वर्ष कितना पूरा कर सकते हैं, इस पर भी चर्चा हो जाए। और ये जो 5 प्रस्ताव आने हैं उसको किए जाने का क्या स्वरूप होगा, इस पर भी चर्चा हो जाए। संगठन के अंदर आंतरिक लोकतंत्र है, इससे मैं एक बात कहना चाहूंगा। मेरा सुझाव है आप लोग चर्चा करके निर्णय लीजिएगा। 2 विषय आए, संगठन में बहुत तेजी से पदोन्नति हुई है और उन पदोन्नतियों के पीछे हम लोगों ने उनके योगदान को देखा है, इस नाते पदोन्नतियां हुई हैं। तो उन प्रोन्नतियों के लिए भी हमारी लगातार समीक्षा चल रही है। भविष्य में भी जिन लोग की प्रोन्नतियां होंगी उन्होंने काम क्या किया है। बहुत लोग बैकग्राउंड पे काम करते हैं, बहुत लोग नहीं दिखाई पड़ते कि संकल्प ले रहे हैं, लेकिन बहुत सारे उसके पृष्ठभूमि में तैयारी कर रहे हैं। तो हम लोग, बहुत सारे लोग को मालूम भी रहता है, उनके आए हुए फीडबैक के आधार पर हम लोग प्रोन्नति की बात करते हैं। तो प्रोन्नति के लिए क्या क्या कारण होने चाहिए उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। संगठन बढ़ा है, बहुत तेजी से बढ़ा है। संगठन में पदों को, जिनको हम कहते हैं दायित्वों की संख्या भी बढ़नी चाहिए, अखिल भारतीय स्तर पे बढ़े। और एक प्रोटोकॉल की सूची डाली गई थी नेशनल में, और उसके आधार पर कहने में कोई संकोच नहीं है
कि एक समरूपता रहे दायित्वों में, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय, प्रांतीय और जिले स्तर पर। इसलिए क्षेत्र, प्रांत और जिले स्तर पर सहमंत्री दायित्व नहीं था अभी तक। सहमंत्री दायित्व भी रखा जाना उपयुक्त होगा। उसी प्रकार से एक महत्वपूर्ण विषय और आया। अपने बीच में कई लोगों ने कहा कि कार्यकारिणी जो राष्ट्रीय स्तर पर बनी है वही मेन कार्यकारिणी है, मूल कार्यकारिणी है। हमारे संगठन के अंदर, अपने सब संगठनों के अंदर अगर आंतरिक लोकतंत्र की व्यवस्था सुदृढ़ता के साथ रहे तो संगठन और तेजी से बढ़ता है। अच्छा रहेगा कि उसके लिए भी समयावधि निर्धारित की जाए। आप सब लोग वहां स्वतंत्र हैं कि वो समयावधि क्या हो, ताकि नए नए लोगों को वहां प्रवेश आए और लोगों को वहां बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, तो उसकी भी काम करने में बड़ा बल मिलता रहेगा। ये 2, 4, 5 विषय ऐसे हैं जिन पर आप लोग को बैठकर एक परिवार की भांति वहां पर चिंतन, मनन, विचार, जब तब सब करना है। नाम भले ही जप हो, लेकिन सारी चर्चा वहां से करके निर्णय के साथ आना है। हमारे बीच में सेना के बहुत सारे अधिकारी हैं, वो अपने अपने क्षेत्र में क्या उपयोग कर रहे हैं, संगठन के लिए क्या उपयोग कर रहे हैं, उनके लिए भी एक विशेष बैठक अलग से आयोजित हो जाए, इस बात का भी मैं आग्रह करूंगा। अन्य कोई भी विषय हो, मेरा नंबर सबके पास रहता है, सीधे आप लोग बात कर सकते हैं। जीवन में जैसे कहते हैं ना कि आपका कायांतरण हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, तो आपका कायांतरण हो गया भारत तिब्बत समन्वय संघ के एक कार्यकर्ता होने की वजह से। आपका कायांतरण हो गया है, जीवन में आपकी यूएसपी हो गई। आप जीवन में क्या हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, सेना के अधिकारी हो, लेकिन लिखने में गर्व की अनुभूति होगी अगर आप लिखोगे कि आप भारत तिब्बत समन्वय संघ के कार्यकर्ता हो। शॉर्ट में आप बीटीएसएस लिख सकते हो, इसको आप कर देखिए। आप अपने परिचय में ये बात आगे करके देखिए। मेरा अनुरोध यही था और यही है भी, इस संगठन को आगे बढ़ाने की दिशा में जो आज की ये बैठक है 2 दिनों की, इस बैठक से सार्थक प्रस्ताव पर चर्चा होकर उस पर अंतिम निर्णय तक पहुंच जाए, इस बात के लिए मैं शुभकामनाएं दूंगा। दूसरा, पुराने जो 20 प्रस्ताव हैं, वर्ष 2021 के 10 प्रस्ताव, वर्ष 2022 के 10 प्रस्ताव, वो प्रस्तावों को पूरा करने की दिशा में हमने क्या क्या कर लिया, ये हमारी उपलब्धि है। तो कितनी उपलब्धियों को हमने हासिल किया है, इस पर भी एक बार चर्चा हो जाए। मुझे सूचना मिल रही है कि हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी प्रोफेसर विवेक गुरु जी वहां साक्षात उपस्थित हो चुके हैं। मैं उन्हें प्रणाम करता हूं और मैं यही अपने वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि काफी समय हो गया है, 12:15 बज रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अस्वस्थ चल रहे हैं, उसके बावजूद निरंतरता के साथ बैठे हुए हैं लगातार, उनको लगातार बैठना भी नहीं है, इसलिए मैं अपनी वाणी को वही विराम देता हूं। आप सभी लोग का बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, जो मां शारदा की आंचल में आकर आप बैठे हुए हैं। कुछ अच्छा करेंगे, इस बात का विश्वास है। हर हर महादेव।